हो थार तिर तिर को उटाजी गुड़कारी गुड़ारी खान उटाजी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम 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 सगळे ऊंट पालक बहन भाइया ने भोड़ू भाईरा घना घना राम राम सा। देखो सा होली आ रही है और आपन इन त्योहार रे माथे खास तौर से ध्यान रखना है कोरोना रो, क्योंकि कोरोना फेरू जी को है वो जोर पकड़ के सामने आने लग रही है। तो आपन ने भी बीरो सामो करनो है और ई वास्ते तैयार रहनो है। खास तौर 3 बातों नो ध्यान रखनो है। मास्क लगा के रखनो है, हाथ बार बार धो लेना है और भीड़ भाड़ में डिस्टेंस को ख्याल रखनो है। 2 गज की दूरी बना के रखनी है। और होली जब खेलना मी टाइम अपन ध्यान रखना है भी अगलग है रंग लगावा तो हाली तिलक लगा दें, खाली ज्यादा गीला रंग ना खेलना, मुंडे पर ना मसड़ा, एक दूसरे के अंगा ने ना छेड़छाड़ करा, शरीर को स्पर्श ना करा, तो बीच में कोरोना से बचाव आपनो हो सके लो। तो देखो सा आज प्रोग्राम में बातचीत करने वास्ते आ रहा है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। आप से बातचीत कर से आप जी का ऊंट है बारी संख्या जी की घटन लाग रही है, बीरा के कारण है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र इन दिशा में के प्रयास कर रहे है। तो सबसे पहला आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी आप स्टूडियो में स्वागत है। राम राम सा। राम राम। और तकड़ा हो? एकदम सही है। और पशुपालक भाई को आप कोरोना के बचाव के लिए बोल रहे थे, मैं भी उनको सलाह दूंगा कि आप सारी सावधानियों के साथ आप ऊंट का दूध का सेवन कीजिए। आप कोरोना से आपको जो है बचाव ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ऊंट के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बहुत सच्ची बात कही आप। लेकिन एक बात तो बताओ, आप ऊंटों की संख्या तो कम होने लग रही दिनों दिन, तो आज दूध की स्थिति भी फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इन वास्ते कुछ अपने राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जी को बहुत सारा प्रयास करने लग रहे है भी संख्या कम ना होए और दूध जी की पोजीशन है वह भी ठीक बनी रहे, और भी जी की चीज है प्रोडक्शन है जी का ऊंट होने लग रहा है वह भी ठीक ठाक होता रहे। इन वास्ते तो उष्ट अनुसंधान केंद्र ने बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपसे आज जी को पहलो सवाल है वो है कि भाई ऊंट ने इतो विशेष दर्जो क्यों दियो है पशुओं का माँ, ऊंट ने एक तरह राजा की तरह क्यों माना? आप देखिए, ऊंट जो है एक विशेष पशु है और ये बहुत सारे जो हम और पालतू पशु है उससे काफी इसमें विशेषता अलग विशेषताएं होती है। जैसे गाय और भेड़ है उसकी तुलना में 8 गुना से ज्यादा नमकीन पदार्थ का सेवन कर सकता है और उसके सेवन से इसके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने शरीर के भार का 30% तक पानी जो है इसके शरीर से अगर निकल भी जाए तब भी इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होती है। अच्छा। अन्य पशुओं में 12% पानी अगर शरीर से निकल जाती है तो वो पशु बीमार हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। तीसरी है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दूसरे पशुओं को होती है, इसमें नहीं होती है। अच्छा। इसके अलावा इसकी लाल रक्त कणिका जो है, जो जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, वो भी जो है कि अगर पानी ज्यादा भी पशु पी ले एक बार में ज्यादा, तब भी इसकी टूटती नहीं है। और ये शरीर में, इसके शरीर में अगर ग्लूकोज की जो है दोगुना मात्रा हो जाए तब भी ये बिना डायबिटीज हुए इसको सह सकता है। और ये अकेला ऐसा स्तनधारी है जिसको हम मैमल कहते हैं कि जिसकी जो एंटीबॉडी होती है शरीर में जो बनती है वो नैनो एंटीबॉडी कहती है। इसकी साइज बहुत छोटी होती है। अच्छा। क्योंकि इसकी एंटीबॉडी जो होती है उसमें लाइट चेन नहीं होती है। इसके अलावा ये दूध लंबे समय तक देती है और ये साथ ही साथ दूरस्थ पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में जीवित रहने की क्षमता रखती है। ये तो पशु की विशेषता हो गई। अब आप इसके पशु के उत्पाद को देखें तो इसकी जो दूध है, इसकी खासियत है, और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो दूसरे पशुओं के दूध में नहीं होता है। हाँ। जैसे कि दूध रो तो बहुत ही जिक्र सुने आदि ना आप भी बार करो भाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जी की बा बढ़ जाए। और क्या फायदा हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी चीज है कि आज हम सब लोग
अपने स्वास्थ्य के प्रति और कह रहे हैं कि धीरे धीरे दुनिया में मोटापा बढ़ रही है, तो हम हर आदमी चाहता है कि हम ऐसा दूध पिएं या ऐसा पदार्थ पिएं जिसमें कम फैट की मात्रा हो। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा एक प्राकृतिक पेय है वो ऊँटनी का दूध है। इसमें 2 से 3% से ज्यादा फैट होती नहीं है, तो सबसे पहली विशेषता तो ये है। इसके अलावा आज भारत को भी डायबिटीज का राजधानी कहा जाने लगा है। आज लगभग भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। तो आप देखिए इसके दूध में इंसुलिन की मात्रा भी अन्य पशुओं के दूध से ज्यादा होती है। इसके अलावा ये अम्लीय वातावरण में जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है इसमें ये जमता नहीं है। अच्छा जी। इसके अलावा आप इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मिनरल ज्यादा होते हैं, सोडियम, पोटासियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये सब की मात्रा अन्य पशुओं के दूध से ज्यादा होती है। अच्छा। और एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि गाय के दूध से एलर्जी वाले बच्चों में, वैसे बच्चे जिसमें गाय के दूध से एलर्जी हो जाती थी, वैसे 80% बच्चों को अगर जो ऊँट का दूध दिया गया हो तो उसमें एलर्जी पैदा नहीं हुई। अच्छा जी। और मध्य पूर्व के देश, एशिया, अफ्रीका के देश में तो इसे औषधीय पेय के रूप में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है, उम्र बढ़ने के साथ आप दूध को पचा नहीं पाते हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस। हाँ, आ चीज जो है अभी दूध ने पचाने की क्षमता बा। जैसे जैसे शरीर में, बच्चे में तो दूध आदमी पी लेता है और उसको हजम हो जाती है। अच्छा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर में एक लैक्टेज एंजाइम होती है जो कमते जाती है। अच्छा। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप दूध पीते हैं बड़े लोग, तो बहुत सारे लोग उस दूध को पचा नहीं पाते हैं। तो इसके दूध में वो प्रॉब्लम भी नहीं आती है, इसको दूध पीने से लैक्टोज इंटॉलरेंस भी नहीं होती है। तो ये बहुत सारी खासियत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और दूसरी क्योंकि अपने घर की चीज को, जो घर की मुर्गी दाल बरोबर होती है, तो वैसा ही है, इसके कारण ही लोग इसको महत्व ज्यादा नहीं देते हैं। देखो यूं है कि डॉक्टर वेद प्रकाश जी जानकारी दी बीबी रे हिसाब से ऊँट रो जो दूध है बड़ो फायदेमंद है, पर आप फरमायो कि घरी मुर्गी दाल बराबर। देखो सा आपनी कमजोरी री वजह से इतो ठाडो मोटो ऊँट मुर्गी बन रह गयो। एकदम सही कहा आपने। अब यहाँ बताओ डॉक्टर साहब आपने, भाई एक जो ऊँट को दूध है, ऊँटनी को, इन्हें पीने में इतनी हिच क्यों है? यहाँ मतलब यहाँ लोग यहाँ मतलब पीड़े क्यों नहीं एकदम से? इसके पीछे कुछ चीजें तो जो है क्या कहते हैं, एक तो ऊँट जो है कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, सीमित क्षेत्रों में। फिर इसको जो पालने का तरीका है, जैसे जंगलों में रहता है, तो आपको जो एक पशुपालक को तो ये दूध उनके पास मौजूद है, लेकिन एक जो कंज्यूमर है, एक कोई ग्राहक है, वो जंगल में जा नहीं सकता है। तो और पहले क्या एक परंपरा था कि लोग इसके दूध को बेचते नहीं थे, तो इसीलिए भी लोगों में ये चलन नहीं है। और दूसरे दूध, बहुत सारे दूध जैसे गाय का, भैंस का दूध काफी मात्रा में उपलब्ध है, इसके कारण भी लोग का रुझान कम है। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि इसके औषधीय गुण के बारे में भी पहले लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, इसीलिए भी लोग कम लेते थे। पर डॉक्टर साहब कई लोग यहाँ के स्मेल लगा बांस आप होकर रहे ऊँट दूध में, की बात है? दूध में कोई बांस नहीं आती है, उसका रंग भी जैसे गाय भैंस का दूध होता है वैसा ही होता है। नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उससे आपको थोड़ा खारापन महसूस होता है, लेकिन वो भी जगह जगह और खान पान के हिसाब से बदलते रहता है। और ब्यात की कौन सी अवधि में का दूध आप पी रहे, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिला के जो ये एक भ्रांति है कि इसमें कोई बास आती है। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दी। अब माने यहाँ बताओ कि भाई आज की तारीख में ऊँटारी की आबादी है, बा कितनी के है, मेरी स्थिति क्या है? अब देखिए, अगर हम दुनिया में पिछले 50 वर्षों का जो ऊँटों की आबादी का देखें, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की आबादी लगातार बढ़ रही है। जैसे अफ्रीका के जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, वहाँ तो आबादी बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ की पिछले कुछ सालों में आबादी खूब बढ़ी है, जो वेस्टर्न अफ्रीका और अरब का जो क्षेत्र है वहां पर है। कुछ देश ऐसे हैं जहां की आबादी लगभग स्टेबल है, ज्यादा वृद्धि भी नहीं हुई है, ज्यादा घटा भी नहीं है। उसमें कुवैत, लेबनान, लीबिया और सेनेगल जैसे देश हैं। तो इसके अलावा कुछ है
देश हैं जहां पर तो आबादी लगातार जो है गिर रही है, और उसमें सेंट्रल एशिया के जो देश हैं और उसी ग्रुप में जो है भारत भी आता है, चाइना और इंडिया लगातार गिर रही है। और कुछ कंट्री जो ऐसे हैं जहां तो बहुत तेजी से गिरावट आई है, उसमें इराक, टर्की और मोरक्को का कुछ पार्ट है। लेकिन हम कुल देखें, भारत में तो आबादी का ट्रेंड गिरता हुआ है, लेकिन अगर पूरे दुनिया के अगर सारे देशों को मिला दे जहां ऊंट मौजूद है, तो देखें कि पिछले कुछ सालों में पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में तो आबादी बढ़ी है, हालांकि भारत में इसकी आबादी घटी है। और अगर हम इसको भारत की बात करें तो भारत में आप 1951 में लगभग 6 लाख ऊंट थे, 1956 में 8 लाख हो गया, 1972 में ये 11 लाख तक थी, और 1982 में भी 10 लाख से ऊपर ऊंट थी, और 1992 के बाद से 1992 में हमारे पास 10 लाख ऊंट थी, और 1992 से लगातार इसकी संख्या घट रही है, और घटते घटते 2017 में अब सिर्फ हमारे पास 2.5 लाख ऊंट बचे हैं। और ये पिछला जो सेंसस था 2012 की तुलना में ये 37% का गिरावट है, तकड़ी गिरावट हुई है। तो डॉक्टर साहब एक बात माने बताओ भाई, इतनी मोटी गिरावट होने भाई 10 लाख हूँ 2.5 लाख पर आ जानो, वो तो बड़ो तकड़ो झटको है भाई। आ के वजह आ बात हुई, के कारण है, आ कमी क्यों पैदा होने लग रही है? आप देखिए, इसको जो है 1992 जो अगर कट ऑफ फिगर लें तो आप देखिए कि हमारे देश में विकास की जो एक नई जो धारा बही, वो उस समय से गांव से लेके शहर से लेके गांव सब जगह विकास हुआ, और उस विकास में नए नए मशीनीकरण का दौर चला। मशीनीकरण में आप देखिए, पहले जो ऊँटों का उपयोग था वो था खेती में था। अब खेती में लोग ट्रैक्टर की व्यवस्था आ गई, रोडों की कमी थी, रोड नहीं थे, तो गांव में दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए कुछ ऐसे चीजों की जरूरत थी जहां कि आप आसानी से जा सकते। उसमें क्या कहते हैं, उसमें ऊंट एक अच्छा पशु था जो आपको कहीं भी ले जा सकता था। उसके अलावा खराब रोड थे दुर्गम जगहों पर जाने के लिए, साथ में आपको बोझा ढोने के लिए, तो इस तरह के बहुत सारे कामों में ऊंट का उपयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गई और विकास हुआ, तो मशीनीकरण के दौर में ये सारी उपयोगिता ऊँटों की कमने लगी। इसके कारण कि लोग इसको पालना बंद कर दिए, एक तो ये कारण थी। दूसरा, ऊँट जो है कि चारागाहों में, खुले चारागाहों में इसकी चराई होती है जंगलों में, तो धीरे धीरे जब मशीनरीकरण हो गया और औद्योगिकरण हो गया, तो बहुत सारे जंगल जो हैं वो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इंडस्ट्री लग गई, फैक्ट्री लग गई, बहुत सारे जमीन जो है उसको एक्वायर कर लिया गया, तो वो चारागाह की कमी हो गई, कम हो गया। उसके अलावा जो एक और जो चीज थी कि गांव में जो कम्युनिटी पास्चर लैंड जिसको बोलते हैं, तो उस पास्चर लैंड का भी हमने सही से प्रबंधन किया नहीं। गांव में किसी ने उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया, तो अतिक्रमण करने के कारण भी जो है कि धीरे धीरे उसमें चारागाह की कमी हो गई। उसके कारण भी क्या कहते हैं कि ऊँट को खाना मिलने में दिक्कत हो गया। इसके अलावा हम लोग एक जो है कि इन्वायरमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट की इशू आई, तो बहुत सारे जंगल थे, उसको हमने मतलब क्या कहते हैं लोगों के आवाजाही के लिए रोक दिया, संरक्षित कर दिया। हाँ, संरक्षण किया, तो उसमें बहुत सारे जंगल जहाँ ऊँट चरते थे वो भी उस पर भी रोक लग गई, तो उनके चारागाह की और कमी आते गई। तो इसके कारण क्या, इसकी संख्या और घटने लगी। और जो सबसे बड़ा चीज है उसका घटता हुआ उपयोग कम हो गई, क्योंकि कोई भी पशु को लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए पालता है, तो वो आर्थिक लाभ उनको कम मिलना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति रुझान कम हो गई और संख्या घटने लगी। हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी चिंताजनक बात आप बताइए। स्थिति अपन ठीक करनी है मिलजुल के, और ई वास्ते आप प्रोग्राम करा रही वास्ते जिको राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर पूरी तरह से जी जान से जुट रही है। तो अपन है किसान भाइयों ने, ऊँट पालक बहन भाइयों ने ऊष्ट अनुसंधान केंद्र रो सागो देनो है, साथ देनो है, और पूरा लाभ उठानो है। और लाभ रिजल्ट बात है डॉक्टर साहब आया है, तो एक लाभ री बात आ है कि गीत आपने सुना दिया, थोड़ा सा लाभ आपने भी हो जाए, होली रो गीत सुनो सा। अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3000, 3000 और 4000 करके 3 फेज में पैसा देता है।
तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, अब आप ओडी रो गीत सुनियो, साथ सुनियो डॉक्टर आर्त बंधु साहू साहब रो संदेश, जिको ऊंट पालक बहन भाइयों का नाम हो। और अब आप चलना प्रोग्राम रे अगले सवाल का नहीं, वो सवाल वो है कि थे कमी रो जिको रूप बतायो बड़ो भयानक रूप है और बड़ी भारी कमी होगी है। आज तो स्थिति है कि जब मरीज जिको है वो लाइलाज हो गया है, लेकिन फिर भी इलाज तो अपन करना ही पड़ेगा। इन वास्ते भाई ऊंटारी जी की कमी है, इन आप किया रोका, आ रोकथाम किया, उसके बढ़ोतरी किया, उसके पाछी भी लेवल पर ऊंटारी संख्या नापा किया लिहाज का। देखिए, सबसे पहले तो इसकी रोकथाम करने के लिए जो आबादी जो घट रही है उसको रोकने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है कि उसकी आर्थिक लाभ उससे बढ़ाना है। ऊंट पालन से कैसे हमारा आर्थिक लाभ बढ़े, इसी के ऊपर हमारा जो अगर फोकस होगा और हम अपने तो हम इसकी उपयोगिता को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, लोग को इसको समझ में आएगी और लोग इसको फिर से पालना शुरू करेंगे। और इस जो उष्ट अनुसंधान केंद्र है, तो सबसे पहले इसकी बाकी उपयोगिता तो कम गई, तो हमने देखा कि इसके बहुत सारे अनुसंधान किए, तो खास तो इसमें पता चला कि उसके दूध में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो उसके ऊपर हमने शोध किया, तो हमने डायबिटीज में देखा कि इसका एकदम सीधा सीधा प्रभाव है। तो एक तो है कि इसके औषधीय गुण के बारे में लोगों को बताना, इसके अलावा जो है कि इसके दूध के मार्केटिंग के लिए ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ताकि आराम से इसकी बिक्री की जा सके। इसके अलावा आप एक जो चीज है कि ऊँटों की 28% जो भारत में जो भी आबादी है उसकी लगभग 28 से 30% आबादी है जिसकी कोई नामकरण नहीं है। अच्छा। या रजिस्ट्रेशन नहीं है, और तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। हाल फिलहाल के दिनों में हमने 4 नए जो है ब्रीड है, जैसे जालौरी ब्रीड है, उसके बाद मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, सिंधी है, इन ब्रीडों को नाम देने के लिए और इसके बारे में जो है ना बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध की है। तो ये इससे क्या होता है कि जब कोई नस्ल हो जाती है तो नस्ल संबंधित हम काम कर सकते हैं, लोगों को पता चल जाता है, उसकी उपयोगिता के बारे में लोग पता चलता है, तो उससे भी उसका संरक्षण होता है। और हमने साथ में दूध के लिए एक तो दूध की उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि हमने कभी भी ऊंट को दुधारू पशु के रूप में नहीं पाला। सब अठे एक सवाल हमारे मन में आ रहे हो, अभी आप दूध री बात करो बार बार, तो दूध जिको ऊंट रो है वो सर्व सुलभ किया उसके जिया और डेयरी पर अपन दूध मिलबो करे सारो गाय भैंसा रो, बिया ऊंट रो दूध कितना ही मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें जो दिक्कत क्या है कि गाय भैंस तो लोग घर में खूटे में बांध करके पालते हैं, ऊंट है जो चारागाह में चरता है। दूसरी है कि गाय भैंस सब जगह है, ऊंट हमारे लिमिटेड पॉकेट में है, सब जगह नहीं होता है। तो जो ऊंट का दूध का व्यवसाय है या उस ऊंट का दूध का बिक्री केंद्र है, वो गाय भैंस की तरह नहीं हो सकती है। इस पर हम काम कर रहे हैं। मतलब हमने देखा कि भाई ठीक है, कुछ ऐसे पॉकेट जहां पर कि ज्यादा ऊंट है वहां पर कुछ ऐसा मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाया जाए ताकि पशुपालक भी वहां तक तो चला जाए। अगर कोई जैसलमेर का पशुपालक है और वो जंगलों में है तो उसको जैसलमेर में कोई ऐसा या जहां पर ज्यादा संख्या में वहां पर कोई मिल्क कलेक्शन बूथ बना दे ताकि वो अपना दूध वहां तक दे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमने जो भारत सरकार की भी जो FPOs की जो व्यवस्था है उसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ पशुपालक इकट्ठे होके अपना FPO बनाएं और इसको संचालित करें ताकि जो छोटे छोटे ऊंट पालक हैं वो अपना दूध FPO तक पहुंचाए और आगे उसकी मार्केटिंग की जा सके। तो कमी और के तरीके रोकी जा सके डॉक्टर साहब? देखिए, आप ऊंट पालक की कुछ समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं जो है उन्होंने मतलब हम बहुत सारे बातों में पता करने का कोशिश किया कि क्या क्या दिक्कतें आती है कि लोग ऊंट पालन को क्यों छोड़ रहे हैं। तो चारागाह की कमी, तो इसमें जो क्या कहते हैं चारागाह की कमी, उन्होंने सबसे बड़ी समस्या तो चारागाह की कमी को बताई। उसके बाद घटती उपयोगिता जो है,
चारे की कमी से कम उत्पादन, अब चारा कम मिलता है तो जानवर का उत्पादन भी कम जाता है। इसके अलावा मेडिकल की सुविधाएं, जो चिकित्सा की सुविधा है वो भी कम है, और न उनको बाजार का ऋण कैसे उपलब्ध हो सकता है या कहाँ हम अपने सामान को बेच सकते हैं उसकी भी ज्ञान की कमी है। और एक जो बड़ी समस्या आजकल के तारीख में आई है वो कि सरकार ने 2015 में एक कानून लाया था जिसमें कि इसका वध, ऊँटों का वध और इसका जो माइग्रेशन, इसके ऊपर एक बंदिश लगाई थी। इससे क्या हो गया कि क्योंकि ऊँट एक ऐसा पशु है जिसको कि चराई के लिए न कि सिर्फ राजस्थान में रहते हैं, कुछ मौसमों में जब फसल की कटाई हो जाती है तो राजस्थान से ये गुजरात, मध्य प्रदेश भी जाते हैं। तो अब क्योंकि जब टेम्पोररी माइग्रेशन रोक हो गई तो उनको इसमें भी दिक्कत आ रही है, तो चारागाह की समस्या और विकराल होते जा रही है। तो पशुपालकों को इन सभी दिक्कतों के लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी जो है उनके जैसे है कि भाई गाय भैंस की तरह शिविर की व्यवस्था किया जाए, वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए ऊँटों के लिए भी, और समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था सरकार करे। एक तो करती भी है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वो चाहते हैं कि और बढ़े। दूध बिक्री की व्यवस्था हम करें। फिर नस्ल सुधार के लिए जो ब्रीडिंग मेल होते हैं वो मेल की भी कमी है, तो सरकार अगर उसको कम दामों पर उपलब्ध कराए तो। और देखिए मतलब बिक्री की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा है कि एक जो हमने कुछ आंकड़े जब देखे तो ये जो कानून जब आया 2015 में जी, तो उसके बाद से इसकी बिक्री में जो पुष्कर मेला, जहाँ की मतलब ऊँट पालक अपना पशुधन ले जाके खास करके ऊँटों की बिक्री होती थी, तो इसमें काफ़ी गिरावट आई है। और एक आंकड़ा करता है कि 2013-14 में लगभग 1696 मतलब 1700 के आसपास में ऊँट बिके थे। अच्छा। और 2017-18 में सिर्फ 813 मतलब लगभग 50% जो है ऊँट बिके। मेलो फीको पड़ गयो। हाँ, मेलो फीको पड़ गए। और साथ में जब हम भी लोगों के लिए नीलामी करते हैं, उस नीलामी में भी हमने देखा है कि 2014-15 के तुलना में आज मतलब 2015 के बाद लगभग 50 से 60% कम पशु लोग खरीद रहे हैं। भाई डॉक्टर साहब, यह बात तो चिंता पैदा करने लग रही है, लेकिन आ बात बड़ी उम्मीद जगावे है कि 8 राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है और वो लगातार जी को काम करने लग रही है। निश्चित ही अपनी स्थिति ठीक हो सी, पण के प्रयास उष्ट अनुसंधान केंद्र इन दिशा में कर रहे है, बी पर थोड़ा सा प्रकाश आप घेर दो। देखिए, हमने तो बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं। उसमें सबसे पहले है कि ऊँट को एक दुधारू पशु के रूप में इसको प्रसारित करना है, कि प्रचारित करें कि भाई ये एक दुधारू पशु के रूप में भी है, आप इसको दुधारू पशु के रूप में पालिए। और इसके लिए हमने बहुत सारे मतलब इसकी दूध उत्पादन क्षमता, कितने दिन तक दूध देती है, एक पूरे दुग्ध काल में क्या दूध उत्पादन होता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने देखा है कि गाय भैंस की अपेक्षा में इसकी दुग्ध उत्पादन काल ज़्यादा होती है। जहाँ गाय और भैंस 10 से 12 महीने दूध देती है, ये 14 से 16 महीने आराम से दूध देती है। तो पशुपालक, आप एक बार उठनी ब्याती है तो आप उससे ज़्यादा समय तक दूध ले सकते हो। और देखिए, इसमें भी जो एक पीक उत्पादन क्षमता होती है, तो इसकी पीक उत्पादन क्षमता भी अन्य पशुओं की तुलना गाय भैंस की तरह ही 7 से 8 लीटर तक है। दूसरा, इसकी जो है दूध जो है 4 से 5 किलोग्राम जो है होता है। बसा की मात्रा कम होती है तो आप एक इसको स्पेशल दूध के रूप में आप बेच सकते हैं। दूसरा जो चीज हमने किया है कि इसकी दूध को पॉपुलराइज करना है औषधीय दूध के रूप में। अच्छा। कि ये दूध ही नहीं है, ये एक आम दूध नहीं है, एक औषधीय दूध है। जी। और खास करके इस ढंग में हम काम करें जैसे डायबिटीज के लिए। इसके अलावा बहुत सारे इसके दूध के उत्पाद हम बना रहे हैं, जैसे कुल्फी है, चाय है, कॉफी है, फ्लेवर्ड मिल्क है, पेड़ा है, खीर है, लस्सी है। इसके अलावा हम इसका डायग्नोस्टिक किट बनाने के लिए उपयोग में ले रहे हैं, जैसे थायराइड कैंसर के डिटेक्शन के लिए आदमियों के लिए, उसके लिए भी इसका काम कर रहे हैं। और अभी सांप जो है, एंटी स्नेक वेनम है, उसके लिए भी ऊँटों का उपयोग कर रहे हैं। साथ में इसके बहुत सारे इको टूरिज्म है, कैमल सफारी है। टूरिज्म में इसका उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे, इसके उत्पादों का वैल्यू एडिशन, जैसे इसके गोबर का, इसके चमड़े का, इसके बालों का प्रोडक्ट बना के भी हम इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो लोग इसको ज़्यादा पालेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कहा आप स्टूडियो में ना आया और ऊँटा रह बाबत इतनी महताऊ जानकारी पशुपालक बहन भाइयों ने दी। तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद सागे आप रो के आप मेहनत कर परा और आया होली मुबारक हो सा गणा गणा रंगा आपने तो चलना बार। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। राम राम सा राम 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 राम। हाँ तो सा ओह प्रोग्राम ऊँटारी बात प्रस्तुत करता है मीनाक्षी मलिक, संयोजक है जेपी मीणा, प्रस्तुति सहायक प्रमोद कुमार शर्मा और अबार तो बोलू भाई ने दियो आ गया। चला फिर मिलांगा। राम राम सा। थार तिर तिर को ताजी गुड़कारी गुड़ारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।